नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट, यूथ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट और देवास विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज राजानी जी। आपका बहुत स्वागत है राजानी जी। धन्यवाद भाई साहब। मनोज राजानी जी कांग्रेस के नेता हैं, देवास सांसद के प्रतिनिधि भी हैं और बहुत दिनों से चर्चा है कि आप शायद इंदौर 4 से कांग्रेस के उम्मीदवार भी बन जाएं। आपका स्वागत है। आप इंदौर से लड़े तो भी आपका स्वागत है, देवास से लड़े तो भी आपका स्वागत है। कांग्रेस में आप बहुत सक्रिय हैं और देवास के महाराजा तुकोजीराव पवार के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। बड़ी तनातनी आपकी उनसे चलती रहती है। जब पवार साहब के खिलाफ शिकायतें की गई तब भी आप मैदान में थे, आपके खिलाफ प्रकरण भी चल रहे हैं। क्या है लड़ाई पूरी? लड़ाई कोई बहुत ज्यादा कहना चाहिए कोई खानदानी लड़ाई नहीं है, क्योंकि राजनीति में मतभेद होते हैं और जब सत्ता का नशा सर पर चढ़कर बोलता है तो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका एक छत्र अधिकार है। परंतु इस देश में संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है और मेरा उनसे जब भी विवाद हुआ या कोई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तो नियम कायदे कानून को लेकर ही बनी है। मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया उनके कार्यक्षेत्र में और जब भी उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा को लांघा है तो मैंने निश्चित रूप से उनको टोका है और बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। निश्चित रूप से जो संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है उनके पर वो कार्य करते रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एक आम इंसान के रूप में जब भी उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं तो मैंने मुखर होकर उसका विरोध किया। क्या उन्हें लगता है कि अभी भी वे राजा हैं? हाँ, थोड़ी सी ठसक उनमें अभी भी ये बाकी है कि वे आज भी राजशाही में। सत्ता के नशे की बात की, लेकिन वो तो कई नशों के कारण प्रसिद्ध हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत जीवन पे मैं टिप्पणियां किसी पे नहीं करता। नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर है तो और अगर वो होश में नहीं है, 24 घंटे में से अगर 23 घंटे होश में नहीं है तो ये निजी मामला नहीं है। ये एक मंत्री के रूप में उनका दायित्व है कि वो होशावास में रहें। दुर्भाग्यवश मैं उसी नगरी में निवास करता हूँ जहाँ के वे जनप्रतिनिधि हैं। उस नाते तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा एक जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार करे जिससे पूरे देवास विधानसभा क्षेत्र की बदनामी हो। परंतु दुर्भाग्य कहें हम लोगों का, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि वे किसे मंत्री बना रहे हैं, किस तरह के लोगों को वो पेशा दे रहे हैं। आप सज्जन सिंह वर्मा जी के प्रतिनिधि थे, चुनाव इलेक्शन एजेंट थे लोकसभा चुनाव के वक्त, और आप कांग्रेस के नेता हैं, वे बीजेपी के नेता हैं। बड़े विवाद हुए थे। निश्चित रूप से विवाद की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता था कि वो सोनकच विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर का रूम था, पहली बात तो वहां वो अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते थे। न तो वो कैंडिडेट थे न इलेक्शन एजेंट थे और निश्चित रूप से 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध माना जाता है। लोकसभा चुनाव की बात है ये। विवाद की शुरुआत जो हुई थी प्रकाश जी, वो विधानसभा चुनाव से हुई थी जी। और जब एबी फॉर्म को लेकर बहुत सारे वाद विवाद की स्थिति बनी, उसमें मंत्री जी का पदार्पण उस कार्यालय में हुआ था जहां संजना जैन निर्वाचन अधिकारी थी, जिनके कक्ष में वो आए थे। मेरा उनसे यही प्रश्न था कि आप यहाँ क्यों आए? आप सोनकच के निवासी नहीं है, मतलब सोनकच के वोटर नहीं है, आप इलेक्शन एजेंट नहीं है, आप कैंडिडेट नहीं है। तो उनका कहना मैं मंत्री हूं। मेरा ये निवेदन था कि आचार संहिता लगी हुई थी, वे उस समय मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया लक्ष्मण रेखा को, तब तक मैंने उनको रोकने की कोशिश की कि आप ये गलत कर रहे हैं। शुरुआत वहीं से हुई थी जब उन्होंने किसी भी ऐसे कहना चाहिए कि आवेश में आकर जो बातें उन्होंने अधिकारी से की थी वो मुझे नागवार गुजरी थी। एक मंत्री पद पर रहते हुए पहले तो आप अनाधिकृत प्रवेश कर रहे हैं उस कक्ष के अंदर, और जिस तरीके से व्यवहार किया वो मैंने ही नहीं अपितु पूरे देश ने सारे राष्ट्रीय चैनलों पर देखा है। और मैं समझता था कि उन्होंने उस कृत्य पर माफी मांगना चाहिए। उस माफी मांगने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से उपहास उड़ाया उस कार्य का, उसका मुझे आज भी गम है कि हमारा जनप्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार विशेष रूप से महिलाओं के साथ करता है, इसका मुझे बड़ा दुख है। और वो अधिकारी शायद तबादले पे काफी दूर हैं अभी।
हाँ, निश्चित रूप से उनका तबादला बहुत दूर कर दिया गया है। पता नहीं मुझे अभी कहाँ पदस्थ हैं, पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मुझे जानकारी है। आप इंदौर से चुनाव लड़ेंगे? चर्चा होती बीच बीच में कि आप इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से आपको टिकट दिया जा रहा है, या आप प्रयत्नरत? मैं प्रयत्नरत बिल्कुल नहीं हूँ। पार्टी का अगर आदेश मुझे मिलेगा तो मैं उसे इनकार भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये पिछली बार भी 2008 में भी इस तरह की चर्चाएं आई थी और मुझे कहा भी गया था पार्टी के द्वारा, परंतु मैंने कहा था कि मुझे पहले पूर्व में अगर आप समय रहते मुझे टिकट के समय बता देते तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ता। और ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव लड़ना कोई ऐसा नहीं है कि मैं इंदौर से आके चुनाव नहीं लड़ सकता। इंदौर के सारे नेता बाहर से आसपास चुनाव लड़ते हैं और मैं फिर देवास का आदमी आया कि चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। और यहाँ पर आप नियमित आते हैं, रहना भी आपका है? निश्चित रूप से इंदौर और देवास में ही कहा जाए कि मैं चूंकि इंदौर में ही पला बड़ा हूं और उसी 4 नंबर में मेरे नाना नानी का परिवार कांग्रेस के अच्छे असरदार नेता रहे मेरे नाना जी, और मेरे सारी रिश्तेदारी, सारे दोस्त यार, पूरा बचपना मेरा इसी खातूला टैंक को बेराडी कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, पलसीर कॉलोनी बीता है। आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहे, देवास विकास प्राधिकरण के आप अध्यक्ष रहे, तब काफी काम आपने कराए जी। क्या क्या काम किया आपने देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में? प्रकाश जी, जब मैंने चार्ज लिया था डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट के रूप में, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मात्र 22,000 रुपये का बैंक बैलेंस मेरे पास था। मैंने पहली बैठक जब ली और मैंने सीईओ से कहा कि मुझे आज का स्टेटस बताया जाए कि डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ खड़ी है, तो मुझे अच्छे से याद है कि 22 तारीख को मैंने चार्ज लिया था और 1 तारीख को मुझे तनख्वाह लगभग 8 लाख रुपए बांटना थी। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि 8-10 दिनों में मैं इतने पैसों की व्यवस्था कैसे करूंगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगा भी था कि ये कहाँ मैं आके फंस गया, इतने घाटे के सौदे वाले में मुझे बना दिया गया। ईश्वर की कृपा रही और पूर्वजों का आशीर्वाद रहा कि उस विकास प्राधिकरण के जो घाटे की संस्था थी उसको धीरे धीरे हमने इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा नजर आया। और कई योजनाएं मैंने उस समय मेरे कार्यकाल में बनाई। उसमें महती योजना देवास के एक स्टेडियम की थी, जो कि मैं बचपन से मेरा भी एक सपना हुआ करता था। प्रकाश जी, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ने जाया करता था, शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ, 1 रुपए का दान मैंने भी स्टेडियम के लिए दिया था, परंतु दुर्भाग्य से वो स्टेडियम कभी नहीं बन पाया। तो मैंने एक सपना देखा था कि कभी पावर मिला तो उस पावर का सदुपयोग एक खिलाड़ी के नाते स्टेडियम बनाने के रूप में जरूर करूंगा। और मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है कि मैंने एक खिलाड़ी के रूप में जब अपना जीवन चालू किया, शुरुआत की स्टूडेंट लाइफ में, तो धीरे धीरे राजनीति में आते आते मैं इस मुकाम पे आया कि वो पावर मुझे मिला और उसका उपयोग मैंने स्टेडियम बनाने के रूप में किया। और देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मैंने स्टेडियम देवास में बनाया, इसका मुझे बहुत फक्र है। एक योजना आपने आवास की बनाई थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। जी हाँ। वो बड़ी चर्चित रही, लाठियां पर चली उसके फॉर्म बांटने में, ऐसा क्या था? देखिए, देवास एक औद्योगिक नगरी है और चूंकि वहां पर मजदूर साथी निवास करते हैं और वे मजदूर साथी जो बेचारे साइकिल से जाकर अपनी फैक्ट्रियों में सर्विस करते हैं, उन लोगों के लिए एक सपना था कि देवास में हमारा एक अपना मकान हो। तो हमने शुरुआत की कि 31 रुपये रोज पर मकान इनको दे दिए जाएं। चूंकि जब योजना बन रही थी तो मेरे बोर्ड के साथियों ने और अधिकारियों ने इसका काफ़ी विरोध किया कि हमारी एक बिजनेस की अपनी परंपरा रही है विकास प्राधिकरण की, हम कैसे कलेक्शन करेंगे और क्या होगा। तो मैंने उन्हें समझाया था कि देवास विकास प्राधिकरण का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है कि उन गरीब तबके के साथियों को हम मदद पहुंचाएं जिनके पास मकान स्वप्न बना हुआ है, दुस्वप्न है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस स्कीम को सक्सेसफुल हमने बनाया और करीब करीब 200 मकान जब हमने बनाए थे और उसको जब फॉर्म देने की बारी आई तो देवास में अद्भुत भीड़ मेरे ऑफिस में फॉर्म लेने के लिए सुबह से ही खड़ी थी। और मुझे बड़ा अफसोस भी है कि लाठीचार्ज का भी उपयोग वहां करना पड़ा था। परंतु कितने लोगों को मकान दिए गए? शुरुआती स्कीम हमने 200 लोगों से की थी, क्योंकि देवास एक छोटा सा शहर है। परंतु ये 31 रुपये रोज की स्कीम का मुझे अच्छे से याद है कि माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सराहना की कि निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। इस योजना का बखान मैंने चापड़ा में जब सोनिया जी आई थी तब मैंने मेरे स्पीच में किया था, खूब तालियां बटोरी मैंने और उसके स्कीम का पूरा श्रेय मुझे मिला था।
मुझे सुकून है कि उन गरीब लोगों को 31 फरोश मकान मैंने उपलब्ध कराए जिनको जिसकी आवश्यकता थी। इंदौर के विकास प्राधिकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, आपकी क्या छवि है? देखिए, इंदौर 31 रुपए में मकान दिए होंगे। जी हाँ, पर 31 रुपए रोज में, पर यहाँ तो टीसीएस और इंफोसिस के लिए हम 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं। इम्पेटस और डायस पार्क के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इंदौर में बीपीएल वालों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दरवाजे शायद उतने खुले नहीं हैं। क्या आपकी क्या धारणा है इंदौर के बारे में? मैं ऐसा मानता हूं कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, क्या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या यहाँ वही लोग रह सकते हैं जिनके पास 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए फ्लैट के लिए है? मैं उसी बात पे प्रकाश जी कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने कभी शायद इस ओर सोचा नहीं, क्योंकि इंदौर भी एक मजदूरों का एक शहर कहा जाए। सबसे पुरानी बस्तियां यहाँ पर हुआ करती थी, मुझे अच्छे से याद है, हुकुमचंद मिल, मालवा मिल और गरीब तबके की ऐसे लोग जहाँ पर नौकरी किया करते थे। और आज इंदौर में मकान बनाना अपने आप में एक स्वप्न, दिन में स्वप्न देखने के बराबर है। निश्चित रूप से यहाँ पर आवश्यकता आज भी है कि विकास प्राधिकरण एक जितनी जैसी बड़ी संस्था जो केवल कमर्शियल विचारधारा रखती हो, उसे चाहिए कि गरीबों को मकान उपलब्ध कराए। बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आ रही है, राजीव गांधी आश्रय योजना या और अंबेडकर वाल्मीकि योजनाएं बहुत सारी आई थी, परंतु विकास प्राधिकरण खुद के बजट से अगर वो योजना बनाती है तो निश्चित रूप से उन गरीब तबके के साथियों को मदद मिलती है कि जिसको विकास प्राधिकरण पालक बनकर उनकी मदद करे कि हाँ, हमने ये मकान उन गरीबों को उपलब्ध कराए हैं। अब आइडिया कुछ काम कर नहीं रहा है तो लोग प्राइवेट बिल्डरों के पास जा रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर ऐसे हैं जो हर किसी को चूना लगा रहे हैं। आपको एक बिल्डर ने चूना लगा दिया, चंपू अजमेरा ने, आपको मारपीट करनी पड़ी। क्या है कहानी पूरी? इंदौर को मैं हमेशा जागृत वाला शहर मानता हूं। यहाँ के नेता, यहाँ के प्रेस और यहाँ के नागरिक बहुत जागरूक हैं। उसके बाद भी इस तरह के जो जीव जंतु पल रहे हैं, इन्हें मैं जीव जंतु इसलिए कहूंगा कि तरह तरह के लोग अलग अलग रूपों में वो आते हैं और चूना लगाने की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारी खामियां हैं। अगर यही कॉलोनाइजर्स क्यों पनप रहे हैं, विकास प्राधिकरण या नगर निगम या हाउसिंग बोर्ड या अन्य सरकारी संस्थाएं, अगर वो जितनी यहाँ पर सहकारी सोसाइटियां थी, वे अगर सस्ते मकान उपलब्ध करा देते तो मैं समझता हूं कि इन लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होता। परंतु दुर्भाग्य कहें इस शहर का कि किसी ने उन गरीबों की सोची नहीं और हर तरह के लोग यहाँ पर फंसते चले जाते हैं, क्योंकि सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि ये लोग अपने जाल में बड़े अच्छे से फंसा लेते हैं और बाद में उनको चक्कर पे चक्कर दिया करते हैं। उसमें मैं भी एक कहना चाहिए कि मैं भी खुद फंसा हुआ था। यानी आपसे पैसे ले लिए, ना मकान दिया, ना पैसे लौटा है, डायरी में 1 लाख रुपए लिए तो 100 रुपए लिखे, ऐसा कांड हुआ था कुछ? बिल्कुल वही कहानियां जो सबके साथ कही जाती है वो हुई। तो मैं चूंकि अपने आप को रोक नहीं पाया था, इसलिए मुझे सब कुछ वो करना पड़ा जो मैंने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। क्या गुंडे लेके आ पाए थे देवास से? बिल्कुल नहीं, ये तो मीडिया की या उन लोगों की उपज थी। मुझे गुंडों की आवश्यकता क्या है? मैं नौजवान खुद हूं, हट्टा कट्टा शरीर है मेरा, और जिस तरह की बातें कही गई मीडिया में कि गुंडा लेके आए, कुछ भी नहीं, एक भी गुंडा मेरे साथ नहीं था। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे साथी लोग थे जो मेरे कांग्रेस में मेरे साथ काम करते हैं, दिन रात मेरे साथ रहते हैं। अगर उनको गुंडा निरूपित कर दिया गया तो ये तो मीडिया की उपज है या उन लोगों की उपज है जो लोग प्रभावित हुए। बड़े बड़े पद पे रहे हैं आप, देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, छात्र राजनीति में आप रहे, LLB में आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, फिर भी आप किसी के घर में घुस के मारपीट करते हैं। आपको कानून तो पता होगा कि क्या अंजाम उसका है। प्रकाश जी, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है ना, तब फिर कोई कानून के ऊपर जाकर काम करना ही पड़ता है। और मेरी अपनी मजबूरी थी कि मैं उसको किसी तरीके से रोक नहीं पा रहा था, या उसने मुझे किसी गांव का भोलू समझ लिया हो। तो एक इंतहा होती है हर चीज की। मैं जानता था, बहुत अच्छे से समझता हूं, कानून कायदे समझता हूं और सुसंस्कृत परिवार से हूं जहां मुझे शिक्षा दी गई है, संस्कार दिए गए हैं। किसी के घर में जाकर इस तरह से करना निश्चित रूप से अपराध है, परंतु मरता क्या ना करता, एक संदेश मुझे इस शहर में देना था
कि ऐसा नहीं है कि सबके हाथ बंधे हुए हैं और मैंने उसमें सफलता पाई। मुझे खुशी इस बात की है कि बात पैसे की नहीं है, पैसे तो मिट्टी का मोल होता है, आज जाएगा कल आएगा, कल आएगा आज चला जाएगा, पर जो एक शिक्षा मैंने दी कि नागरिक अगर जागरूक हो जाए तो इस तरह के एलिमेंट्स पैदा ही नहीं हो सकते। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। जी हाँ। ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के लोग जैन मुनि के नाम पे कॉलोनी बनाने लगते हैं, सरकारी जमीन पे सड़क बना लेते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हिम्मत कैसे होती है लोगों की? मैंने कहा ना, जब गठजोड़ बन जाता है, हाँ, जिसमें नेता, मीडिया और वो तबके के लोग जिन्हें आम जनता को सुविधा देना चाहिए, वे खुद सुविधा लेने लग जाते हैं, और जब गठजोड़ बन जाता है तो इस तरह की वातावरण निर्मित होता है। उसी का परिणाम होता है कि इस तरह के कृत्य गाए बगाए होते हैं, चाहे वो किसी मुनिश्री के नाम पे बात कर लें या किसी महात्मा के नाम पे बात कर लें। बहुत सारे हम देखते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम करा के करते हों, आजकल तो फैशन सा बन गया है, अच्छी सी अवैध कॉलोनी काट लें, वहां पर आप भागवत कथा करा दें। तो इस तरह के वातावरण से अब आम पब्लिक समझने लग गई है कि हमें किस तरीके से इन लोगों से दूर रहना चाहिए। छात्र जीवन में क्या किया आपने? छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, बड़े आपने काम किए, क्या क्या किया? प्रकाश जी, मैं बहुत छोटी सी उम्र में राजनीति में लगा, और सज्जन भाई जब पहली बार एमएलए बने थे उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। 85 में मैं कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट, सबसे सर्वाधिक मतों से मैं चुनाव जीतने वालों में से था। उसके बाद मैंने पीछे कहीं पलट के नहीं देखा। आज इतना जरूर कहूंगा कि सबसे पहले मन में टीस लगी थी, मैं कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव हार गया था। फिर आप अध्यक्ष के पद पर जीते सर्वाधिक। निश्चित रूप से अगर मैं कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव जीत जाता तो मैं शायद नेता नहीं बन पाता। सामान्यतः अपने सार्वजनिक जीवन छोड़ के घर गृहस्थी में अपने बिजनेस में लग जाते। उस दिन कसम खाई थी कि चुनाव अगर मैं हारा हूं तो अब कभी नहीं हारूंगा, और आपको बता दूं प्रकाश जी, कभी उसके बाद में कभी चुनाव नहीं हारा हूं। जब जब मुझे मौका मिला है, कॉलेज के लगभग सभी पदों पर मैं रहा, यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट रहा, पार्षद रहा, और आज इस पदों पर यहां तक पहुंचा हूं, तो मन में कसक रहती थी कि कैसे भी करके चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए। अपने व्यवहार में मैं अपने परिवर्तन लाया, बहुत सारी बातें उस दौरान सीखने को मिली। मैं आज आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि कॉलेज के जमाने में भी सकारात्मक भूमिका निभाने का मादा था मन में। मुझे याद है कि बास्केटबॉल ग्राउंड देवास में एक कच्चे ग्राउंड के रूप में हुआ करता था। मैंने गैदरिंग से पैसे बचाकर, जो गैदरिंग सालाना वार्षिकोत्सव होता है, उसके पैसे बचाकर मैंने ग्राउंड अपने कॉलेज में बनवाया था, और वो ग्राउंड आज भी उस कॉलेज में है। मुझे बेहद खुशी होती है जब उधर से निकलता हूं कॉलेज के सामने से कि मेरे कार्यकाल का यह मैदान आज जहां बच्चे खेलते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। एक आखिरी सवाल, आप सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के मामले में जो लड़ाई लड़ी गई वो कैसी थी, क्या थी, और अब क्या स्टेटस है उसका? प्रकाश जी, बड़ा दुर्भाग्य है, किसी भी विषय को, विवादित विषय को नेता झपटने की कोशिश करता है, मीडिया में एक बार छप गया, उसके बाद वो कभी पीछे पलट के देखता नहीं है कि मुझे किस अंजाम तक उस कार्य को ले जाना है। बरसों बरस ये मामला चलता रहा। इंदौर की अगर हम बात करें या अन्य शहरों की बात करें, तो कभी किसी ने कोशिश उस मुकाम तक नहीं की कि जो की पोस्ट होती है गृह मंत्रालय इस देश का, उसे तय करना था कि ये काम किस तरीके से होना है। हम अपने एमएलए को, अपने मुख्यमंत्री को, जब भी मुख्यमंत्री बदलते रहे, उनको देते रहे। ये विषय यहाँ का था ही नहीं। मैं यूं कहूं कि ये विषय सीधा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार ने राज्य शासन को आदेश देना था, और मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि जैसे ही सज्जन सिंह वर्मा जी देवास लोकसभा क्षेत्र सांसद बने, सिंधी समाज के लोगों के लिए वरदान के रूप में वो हमारे सामने आए। इंदौर के वरिष्ठ साथियों ने जब मुझसे यह कहा कि इस तरह की समस्या सामने आ रही है, तो इंदौर के 5 बड़े वरिष्ठ नागरिक, जिसमें मेरे आदरणीय दादा ईश्वर झामनानी जी, केशव राजानी जी, मुरली भैया,
राजानी जी एक और हमारे दादा अंकल हैं और भोजराज जी, हम इन सबको लेकर जब दिल्ली गए, निर्मल आहूजा जी साथ थे, तो उनसे जब मैंने समझा कि किस तरीके से हमें काम को करना है, तो सीधा सीधा तय किया गया कि सांसद जी को ले जाकर हम सोनिया जी से मिलें। और निश्चित रूप से सोनिया जी ने, हम बड़े कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सज्जन भाई की, जिन्होंने सहज रूप में इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है कि पिछले 20-25 वर्षों से जो सिंधी नागरिक यहां निवास करते हैं, सिंधी भाषी लोग निवास करते हैं, उनको न तो यहां की नागरिकता प्राप्त है न पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है, उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए। जब सोनिया जी से मिले हम, सोनिया जी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि इस तरह ऐसा इस देश में हो रहा है। और जब मेरे मुंह से ये निकला कि क्या हमें आडवाणी जी की सजा दी जा रही है इस देश में, तो उन्होंने तत्काल आदेश किए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति सब अपनी जगह पर है। इस देश का वो नागरिक जो पिछले कई वर्षों से निवास करता है उसको नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने आदेश किया होम मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट डे गृह मंत्रालय में हमारी बैठक हुई। अजय माकन जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ सेक्रेटरीट में उनके गृह मंत्रालय में बैठक हुई। बहुत सकारात्मक तरीके से उन्होंने निर्णय लिया और मुझे इतना आश्चर्य लगा, मात्र 15 दिनों के अंदर गजट नोटिफिकेशन निकला कि वे सारे नागरिक जो 31 दिसंबर 2010 तक वे यहां आ चुके हैं, वो जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उसी को डॉक्यूमेंट्स मानकर वो इस भारत के नागरिक के लिए, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी फॉर्मेलिटी उन्हें पहले करना पड़ेगी। जब गृह मंत्रालय संतुष्ट हो जाएगा कि ये वे किसी अनैतिक या अवैधानिक किसी कृत्यों में शामिल नहीं है, तो उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी जीत थी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि किस तरीके से हमने सिस्टम से काम कराया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने पूरे देश में जितनी पंचायतें सिंधी समाज की, उनको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख लिख कर उनकी सारी फोटोकॉपियां कराकर आदेश की, गजट नोटिफिकेशन की, उन्हें दी। और पूरे देश से सिंधी समाज के लोगों के, अलग अलग पंचायतों के अध्यक्षों के, समाज के नेताओं के, सज्जन वर्मा जी को थैंक्स के फोन आए। सोनिया जी के पास लेटर्स गए हजारों की संख्या में। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की कि जो काम हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे समाज के जो बड़े पदों पर बैठे थे, वो नहीं कर पाए, उसे सोनिया जी ने, सज्जन भाई ने कर दिखाया। इसके लिए मैं आज पुनः उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मनोज राजानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी, थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।